हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूक्ली एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12 की अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर उत्पादन एवं लागत इसके कुछ शॉर्ट आंसर्स लेके आई हूँ। इसके पहले हमने कुछ 15 एमसीक्यूज कवर किए थे। अब हमारा है ये कुछ शॉर्ट आंसर, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ पे जो लघुत्तरी प्रश्नों की बात हो रही है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ये। तो उत्पादन क्या है? अब हमारे चैप्टर का नाम ही है उत्पादन एवं लागत। तो हमने सबसे पहले तो हमें उत्पादन को समझना है कि उत्पादन है क्या, कि उत्पादन से जो संबंधित चीजें हैं, उत्पादन की परिभाषा क्या है, उत्पादन क्या होता है। जबकि हमने इसको लास्ट चैप्टर में अगर हमने उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत पढ़ा है तो हमें ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आएगा। इसलिए पर पहले बेसिक चीज़ों को पढ़ते हैं, जिससे कि जो नेक्स्ट चीज़ें होती है वो हमें जल्दी समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उत्पादक और उपभोक्ता, उत्पादक कौन होता है, उपभोक्ता कौन होते हैं। ठीक है, और उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही, भाई कोई चीज़ अगर बन रही है तो उसको उपभोग करने वाला भी तो होना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को बनाते हैं, किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, किसी चीज़ निर्माण करते हैं, तो उसके लिए उपभोक्ता भी होना चाहिए जो कि उसको खरीद के उसका यूज करें। ठीक है, तभी तो प्रॉफिट होगा। अब देखिए उत्पादन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा उत्पादन क्या। उत्पादन का अर्थ है कच्चे माल, श्रम, पूंजी और अन्य साधनों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना ताकि उनकी उपयोगिता बढ़े। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझिए कि उत्पादन का अर्थ क्या बताया है कि कच्चा माल। आपको ये पता है कि कच्चा माल पहले क्या होता है, माल कच्चा रहता है, वो उसको तैयार करना पड़ता है। जैसे हमने पढ़ा था प्राथमिक क्रिया जो होती, सबसे पहले क्या होता है, कच्चे माल को हम क्या करते हैं, फिर क्या जो अंतिम जो चीज होती है, जब एकदम चीज सामान कोई है, कोई वस्तु है, वो रेडी होके तैयार हो जाता है, तो जब उसकी अंतिम प्रोसेस वो होती है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट में क्या रहता है, वो कच्चा रहता है। भाई जैसे अब मान लीजिए कि आपको कपड़ा मिल रहा है पहनने के लिए, कोई शर्ट मिल रही है पहनने के लिए, तो डायरेक्ट ऐसा तो नहीं कि आपको शर्ट ऐसे मिल गई। भाई पहले उसका क्या हुआ होगा, पहले उसको मशीन से उसको तैयार किया गया होगा, फिर उसको सिलाई हुई होगी, फिर उसकी तीन चार प्रोसेस हुई होगी, तब कहीं जाके वो शर्ट आपके पास पहुंची। चाहे वो बुक हो, चाहे कॉपी हो, चाहे पेन हो, कोई भी चीज है, तो पहले उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको पहले बनाया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, फिर ही उसको अपने यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो भाई पहले मैंने भी पीपीटी वगैरह रेडी किया, सब कुछ किया, उसके बाद यहाँ पे उसकी पूरी प्रोसेस होगी, एडिटिंग वगैरह हुई, फिर मैं उसको आपको पढ़ाने के लिए तैयार हुई। अब जैसे आपने भी आपको भी कोई चीज़ जैसे खरीदना है या फिर कोई चीज़ बनाना है, तो आप मान लीजिए सब्जी बना रहे हैं, तो क्या आप डायरेक्ट सब्जी को खा नहीं लेंगे। भाई पहले आप क्या करेंगे, उसको सब्जी को धुलेंगे, काटेंगे, फिर उसको बनाएंगे, फिर उसको जब खाएंगे, वो हो गया अंतिम, जब आप उसका यूज कर लेते हैं, मतलब उसकी पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई, अब आप उसको उपभोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, कच्चा माल जो तैयार भी नहीं होता है, एकदम कच्चा रहता है, उसको बनाने की भी प्रोसेस होती है। फिर श्रम है, श्रम जो आप श्रम लेते हैं किसी भी कार्य को करने में, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में, सबसे हमको क्या कर श्रम की जरूरत पड़ती है। भाई पहले तो कच्चा माल की जरूरत पड़ती है ना, फिर श्रम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि श्रम अगर श्रमिक नहीं होंगे और श्रम नहीं होंगे तो कैसे कोई चीज तैयार होगी बन के। ठीक है, फिर होती है पूंजी। हमें उस चीज के लिए भाई पूंजी की भी जरूरत पड़ती है, हमारे पास मशीन होनी चाहिए, सारे साधन होने चाहिए उसको बनाने के लिए, और अन्य संसाधनों और उससे रिलेटेड और भी जो संसाधन है जिनका उपयोग करके हम वस्तु का उत्पादन करते हैं, वस्तु का निर्माण करते हैं, वस्तु को बनाते हैं, उन चीजों की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब वस्तुओं और सेवाओं, अब देखिए इसमें उत्पादन में कुछ भी हो सकता है, वस्तु हो सकती है, सेवा भी हो सकती है। सेवाएं जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ये हमारी सेवा हो गई, डॉक्टर देख रहे हैं वो उनकी सेवा हो गई, तो ये सेवाओं से रिलेटेड है, जो कि हमने पढ़ा था प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया में, कि प्राथमिक क्रिया में क्या होता है, कृषि आती है, द्वितीय क्रिया में क्या होता है और तृतीय क्रिया में क्या होता है। तो वस्तु और सेवा, वस्तु भी हो सकता है उत्पादन और सेवा भी हो सकता है। भाई आप कहीं सेवा दे रहे हैं तो उसके बदले आपको क्या मिल रहा है, उसके बदले आपको भाई पैसे मिल रहे हैं। सेवा दे रहे हैं तो आपको पैसे मिल रहे हैं, और जैसे वस्तु भी आप बेच रहे हैं, किसी वस्तु को उत्पादन हो रहा है, आप उसको बेच रहे हैं, उसका विक्रय कर रहे हैं, तो भी उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, उससे आपको क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। भाई आपने किसी वस्तु का निर्माण किया, किसी वस्तु का उत्पादन किया, उसको तैयार किया, और लास्ट में जब वो वस्तु तैयार हो गई, इसको एकदम ईजी भाषा में समझिए, सरल भाषा में समझिए, और कोई भी चीज अपने से रिलेट होकर समझेंगे तो वो जल्दी समझ में आएगी कि आप उत्पादक हैं, आप किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए क्या क्या करेंगे, किन किन
प्रोसेस से होकर आप किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे। तो आपके लिए कच्चे माल, श्रम, पूंजी और अन्य संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं और वस्तुओं का उत्पादन भी करना है, और सेवाएं जैसे हम लोग देते हैं, जो मैंने बताया भी, टीचर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, और भी सेवा कर्मी हो गए, जो सेवाएं जैसी चीजें देते हैं, वो भी उत्पादन के अंतर्गत आता है। का निर्माण करना ताकि उनकी उपयोगिता क्या हो बढ़े, तो भाई किसी ऐसे संसाधनों का उपयोग मतलब उपयोगिता को बढ़ाना, वस्तु और सेवाओं का निर्माण करना, ऐसी चीजें बनाना जिससे लोगों के लिए उपयोगी हो, जिसे लोग पसंद करें, जो लोगों के जीवन के लिए उपयोगी हो। तो इस तरह उत्पादन करने का मतलब ही क्या है कि उत्पादन ऐसा होता है कि भाई कच्चा माल, श्रम, पूंजी और अन्य संसाधन का उपयोग हम करते हैं, और वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना, इन सब चीजों से, और सेवाओं का निर्माण करना, और जिससे कि उनकी उपयोगिता बढ़े, यही है हमारा उत्पादन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, उत्पादन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। अब देखिए, हमने उत्पादन तो जान लिया भाई कि उत्पादन क्या होता है, इसमें कच्चा माल, श्रम, इन सबको लगाकर हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं, और इसी प्रकार चाहे वो वस्तु हो और चाहे सेवा हो, और ऐसा उत्पादन करते हैं जिससे ऐसा निर्माण करना जिससे वो उपयोगी हो जाए सबके लिए। ठीक है भाई, उत्पादन आप करेंगे और अगर कोई उसका यूज नहीं करेगा, कोई खरीदेगा नहीं, तो क्या मतलब है। अब जैसे कोई टीचर है, अगर कोई पढ़ने वाला नहीं, तो फिर क्या मतलब। तो इसलिए उसको उपयोगी बनाना, उसकी उपयोगिता का ही निर्माण करना एक तरह से। अब हमने उत्पादन पढ़ा, अब हमको उत्पादन के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये हम देखते थे। तो उत्पादन के 3 मुख्य प्रकार हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसके भी हमने बात करी। ठीक है, तो पहला प्राथमिक है कृषि और प्राकृतिक संसाधन, इसको भी हमने पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। द्वितीयक में आ जाता है विनिर्माण और निर्माण करना। ठीक है, विनिर्माण करना और निर्माण करना, और तृतीयक उत्पादन में आ जाते हैं सेवाएं जैसी चीजों को देना। ठीक है, तो उत्पादन की जो 3 प्रमुख कारक है, तो 3 प्रकार है कारक कुछ भी। तो प्राथमिक उत्पादन हो गया कृषि और प्राकृतिक से रिलेटेड जो भी संसाधन होते हैं। प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति की ओर से मिले हैं, वो संसाधन हो गए। अब विनिर्माण और निर्माण, जिनको हम विनिर्माण करते हैं, निर्माण करना, हम उनको फिर वो करके हम खुद बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए कृषि हो गई, और प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति की ओर से हमें संसाधन मिले हैं, फिर हम उनको कैसे निर्माण करते हैं, कैसे हम उनको बनाते हैं, किस तरह से उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब हो गया तृतीयक उत्पादन, जो है वो सेवाओं में आ जाता है, जो सेवाएं देते हैं। इन दोनों के बाद जो तृतीयक होती है, जो सेवाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेवाएं दी जा रही हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, और भी लोग जो ऐसे ही हैं, नर्सेज हो गई, बहुत से एग्जाम्पल आपको, बहुत से उदाहरण ऐसे देखने को मिलेंगे जो लोग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्लियर होगा कि उत्पादन के 3 कारक हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक के अंतर्गत कृषि और प्राकृतिक संसाधन आते हैं, और द्वितीयक अंतर्गत विनिर्माण और निर्माण करना उस चीज का, और तृतीयक में आ जाते हैं सेवाएं देना। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये उत्पादन के चैप्टर में, कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, उत्पादन फलन क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आते हैं सारे, मतलब चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे क्वेश्चन तो आना ही आना है। यह एक गणितीय संबंध है जो यह दर्शाता है कि दिए गए संसाधनों का इनपुट के उपयोग से कितना उत्पादन आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। अब उत्पादन फलन क्या है, चलिए इसको समझते हैं हम। प्रोडक्शन फंक्शन एक गणितीय संबंध है। अब गणितीय संबंध इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि गणित से ही रिलेटेड है भाई। आपको इनपुट और आउटपुट इसमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे, जैसे कि भाई आपने इतनी चीजों का आपको उत्पादन करना है, और आपने उसमें इतने साधन लगाए, आपने साधन लगाए, और आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सब चीज। ठीक है, तो एक गणितीय संबंध है जो यह दर्शाता है कि दिए गए संसाधन इनपुट के उपयोग से कितना उत्पादन, हमने इतना संसाधन लगाया किसी वस्तु को निर्माण करने में, किसी वस्तु को बनाने में, और हमें उससे आउटपुट कितना मिल रहा है, हमें उससे प्रॉफिट कितना मिल रहा है। इनपुट मतलब हमने लगाया, जैसे हमने किसी वस्तु का हमने उत्पादन किया, उसमें जितने संसाधनों को हम लगाया वो हो गया हमारा इनपुट हो गया, लेकिन उसके बाद हमें उससे प्राप्त कितना होगा वो हमारा हो गया आउटपुट। ठीक है, जैसे हमने मान लीजिए कि अब गेहूं का ही एग्जांपल फिर से ले लेते हैं।
तो आपको समझ में आएगा कि भाई हमको गेहूं कितना, जैसे हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों को लगा दिया, हमने नई नई मशीनों को लगा दी, अच्छे बीज लगाए, खाद अच्छी डाली, जिससे कि उसका हमने बहुत सारे संसाधनों का उपयोग इसके में किया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि भाई हमें इससे प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना आउटपुट मिल रहा है हमें, कितना ये हमें आउटपुट दे रहा है, कितना हमें इससे लाभ मिल रहा है। तो इनपुट और आउटपुट, तो कितना उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है कि हमने किसी एक सारे संसाधनों को उस उत्पादन में लगा दिया, सारी चीज़ों को, सारा इनपुट हमने लगा दिया, अब हमें उससे कितना आउटपुट मिलेगा, कितना आउटपुट हमें प्राप्त होगा, कितना उत्पादन होगा उसका। हमने इतना गेहूं उत्पादित करने में, गेहूं को उत्पादित करने में हम इतनी सारी संसाधनों को लगा दिया हमने, अब हमें कितना गेहूं प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो गया आउटपुट। तो उत्पादन फलन यही बताता है। ठीक है, जैसे आप पढ़ेंगे अभी आगे इसको डिटेल से, तो इस जो गणितीय संबंध बताया है इसको भी डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, उत्पादन की अवस्थाएं कौन सी होती हैं? उत्पादन की अवस्था कौन कौन सी होती है? उत्पादन तो हमने जाना कि उत्पादन क्या है, तो उत्पादन की अवस्थाएं कौन सी होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं। देखिए, वृद्धि की, स्थिरता की और घटाव की, जो कि अभी हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, हमने एमसीक्यूज में भी इस चीज को देखा था कि देखिए उत्पादन की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है वृद्धि की अवस्था, जब उत्पादन बढ़ता है, बढ़ती दर से बढ़ता है। एक होता है जब वो उत्पादन क्या होता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है, एक तो क्या होता है, बढ़ती दर से बढ़ता है, ठीक है, बढ़ा, और फिर जब वो स्थिर हो गया, ठीक है, स्थिर हो गया, और उसके बाद एक घटाव की आ जाती है। ठीक है, मान लीजिए उत्पादन क्या हो गया, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हुई और फिर ये सीधे घटाव की ओर हो गया। आप इसको देखिए। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये सीधे घटाव, पहले तो क्या हुआ, वृद्धि हुई, फिर वो स्थिर हो गया और फिर वो घट गया। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे और अच्छे से इसको देख लेते हैं कि जैसे कोई भी उत्पादन है, पहले 3 अवस्थाएं थी, वृद्धि की दर हुई तो वो बढ़ता गया, फिर स्थिर हो गया यहाँ पे, और फिर वो घटाव की ओर आ गया, नकारात्मक हो गया, नेगेटिव में चला गया। तो उत्पादन की, किसी भी उत्पादन की 3 अवस्था होती है। एक तो बढ़ता है, जब उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब वो कितना भी आप श्रम लगा लो वो स्थिर हो जाता है, वो इतना ही रहता है, क्योंकि और फिर वहां पे कोई ऑप्शन नहीं रहता, कोई काम नहीं रहता। पहले तो हमने भाई सारी चीजें लगा दी और श्रम लगा दिए और संसाधन लगा दिए कि हमारा उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, तो उसमें बढ़ोतरी होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जबकि सारे कितना भी आप संसाधन लगा दो, कितनी भी चीजों को लगा दो, लेकिन वो स्थिर ही रहेगा, उतना ही होगा उत्पादन जितना होना है, चाहे आप ज्यादा श्रमिक लगा दो, चाहे और जितनी पूंजी लगा दो। तो और इसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है जब वो घटने लगता है। ठीक है, जब उसकी स्थिति क्या होती है, घटाव की हो जाती है, वो ऋणात्मक में चली जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो उत्पादन की 3 अवस्था, वृद्धि, स्थिर और घटाव। आपको इतना दिमाग में अपने रखना है कि एक तो बढ़ती हुई होता है, एक स्थिर हो जाता है जहाँ पे कोई बदलाव नहीं होता, और एक घटाव की अवस्था में आ जाता है। तो 3 अवस्थाएं होती है। अब ये सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? मार्जिनल, सीमांत उत्पाद क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? एमपी। ठीक है, तो सीमांत उत्पाद वह अतिरिक्त उत्पादन है जो किसी एक अतिरिक्त इनपुट के उपयोग से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीमांत की बात हो रही है। सीमांत शब्द तो आपने बहुत बार सुना है कि सीमांत क्या है ना, कई बार हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे बस बात इतनी है कि यहाँ पे सीमांत उत्पाद की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सीमांत उत्पाद की, एमपी की बात हो रही है। ठीक है, अगर इसका हम शॉर्ट नेम देखें तो एमपी की बात हो रही है। एमपी क्या है? सीमांत उत्पाद वह अतिरिक्त उत्पादन है, एक अतिरिक्त इकाई को जब हम लगाकर अपने उत्पादन में वृद्धि करते हैं, जो हमें आउटपुट मिलता है। जैसे उत्पादन है जो किसी एक अतिरिक्त इनपुट, हम इनपुट अभी हमने पढ़ा था इसके पहले कि हमने एक और वृद्धि कर दी, एक और अतिरिक्त इकाई लगा दी, हमने किसी उत्पादन करने में हमने एक और संसाधन लगा दी, एक और अतिरिक्त इकाई को जोड़ दिया, एक और श्रमिक लगा दिया, कि उसके उपयोग से जो प्राप्त होता है वही क्या होता है? सीमांत उत्पाद होता है। ठीक है, एक अतिरिक्त उत्पादन है जो किसी एक अतिरिक्त इनपुट, अतिरिक्त इकाई को लगाने के उपयोग से प्राप्त होता है। तो जो एक अतिरिक्त की बात हो रही है, एक एक्स्ट्रा की बात हो रही है, तो सीमांत उत्पाद वह है जो अतिरिक्त उत्पादन है जो किसी एक अतिरिक्त इनपुट के उपयोग से प्राप्त होता है, वो है हमारा सीमांत उत्पाद। जब हम किसी उसमें एक अलग एक श्रमिक, जैसे मान लीजिए कुछ मतलब कोई हमने उत्पादन कर रहे हैं और इतने श्रमिकों की संख्या मान लीजिए 10 है, अब उसमें हमने क्या कर दिया कि 2 श्रमिक बढ़ा दिए, या फिर हमने एक
1 श्रमिक बढ़ा दिया, 3 श्रमिक बढ़ा दिया, तो ये उससे जो फिर प्रॉफिट हुआ वो क्या हो गया हमारा, एक अतिरिक्त इकाई से, एक अतिरिक्त श्रम, 2 अतिरिक्त श्रम लगाने से हुआ, एक अतिरिक्त इनपुट लगाने से हुआ। ठीक है, हमने किसी उत्पादन में मान लीजिए श्रमिकों की संख्या 10 थी और हमने उसमें 11 कर दी या फिर 12 कर दी, 14 कर दी, जो भी कर दिया, हमने एक अतिरिक्त लगाया, 11 कर दिया, तो उससे जो मुनाफा हो रहा है, उससे जो उसके उपयोग से, उस इनपुट को प्रयोग करने से जो हमें प्राप्त हो रहा है, उपयोग से प्राप्त हो रहा है, वही हमारा सीमांत उत्पाद होता है। ठीक है, अब है औसत लागत, एवरेज कॉस्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम एसी पढ़ेंगे कि एवरेज कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो उत्तर, औसत लागत कुल लागत को कुल उत्पादन की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। अब औसत लागत कैसे प्राप्त होती है, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट वो है जो कुल उत्पादन, मतलब संसाधन की जितनी भी इकाइयों का प्रयोग करके जो हमारा कुल उत्पादन होता है, उसकी संख्या, कितना उत्पादन हुआ है, टोटल कितना उत्पादन हुआ है, उसकी संख्या से हम विभाजित कर दे, भाग दे दें। ठीक है, क्या करेंगे कि औसत कुल लागत को कुल उत्पादन, जितना भी कुल उत्पादन है, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना, तो जैसे कुल उत्पादन की संख्या से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो उसका एवरेज निकल आएगा। अब सूत्र है, जैसे इसका सूत्र तो इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए आप कि किसी भी चीज में सूत्र सबसे जरूरी होता है, तभी आप चीजों को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। औसत लागत बराबर कुल लागत भागे कुल उत्पादन, इसमें हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया कुल उत्पादन का, जितनी औसत लागत बराबर क्या होगी, कुल लागत, यहाँ पे दिया हुआ उत्पादन की संख्या से हमने कुल उत्पादन में भाग दे दिया, तो हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, कितना उत्पादन हो गया उसकी संख्या से हमने भाग दे दिया, तो वो क्या हो गया, उसका औसत लागत हो गया। ठीक है, औसत लागत हो गया। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे, हमने उनकी अटेंडेंस ली, फिर हमने उनको पूरा प्लस किया, पूरे दिन कितने दिन वो आए, सब कुछ किया, और फिर जितना भी उनका टोटल आया उसको हमने 10 बच्चों से भाग दे दिया, तो उनका एवरेज निकल आया, औसत निकल आया। ठीक है भाई, प्रतिदिन उनकी अटेंडेंस कितनी थी, कितने प्रेजेंट थे, ठीक है, जितने वो प्रेजेंट थे, फिर हमने उसमें उसकी पूरे टोटल करके फिर हमने क्या किया कि जितने बच्चे टोटल, जितनी संख्या है बच्चों को, उससे हम भाग दी। इसी प्रकार से औसत लागत कुल लागत की कुल उत्पादन, जितना उत्पादन की संख्या है उससे विभाजित करने पर जो प्राप्त होती है वही हमारी औसत लागत होती है। इसका ये सूत्र है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है परिवर्ती लागत, है ना, वेरिएबल कॉस्ट, ये हमने पढ़ा, और स्थायी फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या पढ़ना है हमको। अब हमें ये तो पता है परिवर्ती लागत क्या है और स्थायी लागत क्या है। परिवर्ती लागत जो परिवर्तनशील है, जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं। स्थायी लागत जो फिक्स रहती है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। फिक्स नाम से ही आपको समझ में आ रहा हो, फिक्स, और वेरिएबल से समझ में आ रहा है भाई कि परिवर्ती। तो परिवर्ती लागत और स्थायी लागत जो फिक्स्ड है और जो वेरिएबल है जिसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो स्थायी लागत उत्पादन की मात्रा बदलने पर भी स्थिर रहती है। स्थायी लागत वो होती है कि अगर हम उत्पादन की मात्रा बदलते रहते हैं तो भी जो है वो स्थिर ही रहती है, उसमें कोई बदलाव हम नहीं करते हैं। ठीक है, भले ही उत्पादन की मात्रा को हम बढ़ा दिए घटा दिए, लेकिन हम जो स्थायी लागत है वो हमेशा वो फिक्स कॉस्ट रहेगी, उसकी कॉस्ट में कोई भी बदलाव नहीं होगा। और इस प्रकार परिवर्ती लागत में है जो उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती रहती है। अगर उत्पादन की मात्रा कम की तो कम और ज्यादा की तो उसको हम बढ़ा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, परिवर्ती लागत में हम बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, और स्थायी लागत में वो फिक्स रहती है, उसको ना बढ़ाया जा सकता ना घटाया जा सकता, वो फिक्स रहता है, स्थायी रहता है। और ये परिवर्तनशील लागत है जिसको हम उत्पादन की मात्रा के अनुसार हम बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, दीर्घकालीन उत्पादन अवधि क्या है। दीर्घकाल उत्पादन अवधि, अब दीर्घकाल की बात हो रही तो आपको ये दिमाग में फट से आएगा भाई कि लॉन्ग रन की बात हो रही है, लॉन्ग टाइम की बात हो रही है। ठीक है, लंबे समय की बात हो रही है। दीर्घावधि और अल्पावधि आपने बार बार सुना, और ऐसे क्वेश्चन भी आते ही आते हैं, चाहे वो शॉर्ट में पूछे चाहे लॉन्ग में पूछे, पर वो पूछेगा जरूर। ठीक है, तो दीर्घकाल की बात हो रही है, उत्पादन अवधि क्या है, तो यह वह समय अवधि है जिसमें सभी इनपुट स्थायी और परिवर्ती बदले जा सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर
नहीं रहता। सारे साधन कैसे रहते हैं? परिवर्ती रहते हैं, परिवर्तनशील रहते हैं। सब साधनों को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास काफी समय होता है ना। दीर्घकाल की बात हो रही है। अब दीर्घकाल में भाई लंबा समय रहता है हमारे पास, हम साधनों को बढ़ा घटा सकते हैं। भाई हम भूमि भी खरीद सकते हैं, पूंजी में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। कोई मशीन है तो हम नई मशीनों को ला सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम रहता है, इतना समय रहता है कि हम साधनों को परिवर्तित कर सकते हैं उत्पादन के अनुसार। जैसे वह समयावधि जिसमें सभी इनपुट जो हमें संसाधन लगाने, इनपुट स्थायी और परिवर्ती बदले जा सकते हैं। मतलब स्थायी भी और परिवर्ती भी, दोनों को हम दोनों में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारी दीर्घकालीन उत्पादन अवधि है उसकी बात हो रही है। अवधि है क्या? अवधि मतलब समय से यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अवधि क्या है? समय के बारे में पूछ रहा है कि दीर्घकालीन उत्पादन समय क्या है, क्या अवधि रहती है, कितना। तो इसमें हम क्या करते हैं? साधनों को बढ़ा घटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। सारे जो साधन है वो परिवर्ती रहते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है कि सारे साधन परिवर्तनशील रहते हैं। सबको हम बढ़ा घटा सकते हैं उत्पादन की मात्रा के अनुसार। ठीक है, अब हमारा 9 नंबर जो क्वेश्चन है, औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्ट का अर्थ क्या है? एपी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो औसत उत्पाद, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट का अर्थ क्या है? औसत उत्पाद कुल उत्पाद को कुल इनपुट जैसे श्रमिकों की संख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। अब औसत उत्पाद का क्या अर्थ है? एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है? क्या अर्थ क्या है इसका? तो देखिए, औसत उत्पाद क्या होता है? जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि कुल उत्पादन को कुल इनपुट, जो हमने इनपुट लगाया है, जिन संसाधनों को हमने लगाया है, जैसे श्रमिकों की संख्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया श्रमिकों की संख्या से विभाजित करके निकाला जा सकता है। तो हमारा जो औसत उत्पाद है, जो कुल उत्पादन है, उसकी कुल इनपुट जो संसाधन है, जैसे श्रमिकों की संख्या से क्या करेंगे? हम विभाजित कर देंगे। जितनी संख्या है उससे हम भाग दे देंगे तो निकल आएगा। जैसे सूत्र इसका देख लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए, औसत उत्पाद बराबर कुल उत्पादन भागे इनपुट की संख्या। यहाँ पे बात हो रही है ना इनपुट जैसे श्रमिकों, यहाँ पे क्या लिया उदाहरण के तौर पर? इनपुट जैसे श्रमिकों। तो श्रमिकों की संख्या से हम क्या करेंगे? विभाजित कर देंगे, भाग दे देंगे, तो जो हमारा एवरेज कॉस्ट निकल आएगा। तो एपी निकल आएगा, एवरेज प्रोडक्ट। औसत उत्पाद बराबर कुल उत्पादन, जितना कुल उत्पादन और इनपुट की संख्या, इससे हम क्या कर दे देंगे? भाग दे देंगे ना, विभाजित कर देंगे। ठीक है, विभाजित कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से श्रमिकों की संख्या से विभाजित करके हम निकाल सकते हैं औसत उत्पाद। तो औसत उत्पाद कुल उत्पादन की कुल इनपुट, जैसे श्रमिक हैं, उनकी संख्याएं हैं, उनसे हमने विभाजित कर दिया, भाग दे दिया, और तब हमारी एवरेज प्रोडक्ट हमारा निकल आया, औसत उत्पाद निकल आया। औसत उत्पाद निकालने के लिए कुल उत्पादन में इनपुट की जो भी हमने इनपुट लगाया, उनकी कितनी संख्या है, उसमें से हमको भाग देने पर निकल आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा ये 10 नंबर क्वेश्चन है, लागत घटाने के उपाय कौन कौन से हैं? लागत घटाने के उपाय पूछ रहे हैं, घटने के। अब लागत घटाने के, देखिए, एक तकनीकी सुधार और उत्पादन प्रक्रिया में कुशलता, कच्चे माल की गुणवत्ता में सुधार, बेहतर श्रम प्रबंधन। ठीक है, तो लागत घटाने के उपाय कौन कौन से हैं? जैसे तकनीकी में सुधार। अब हम नई तकनीकों में क्या करते हैं? भाई सुधार करना है, नई तकनीकों का प्रयोग करना है। ठीक है, नई तकनीकें लाना है। और दूसरा उत्पादन प्रक्रिया में, उत्पादन प्रक्रिया हमारी क्या है भाई? पहले कैसी थी, उसमें हम और क्या क्या चीजें करें, और क्या नई चीजें उसमें करें कि वो उत्पादन और अच्छा हो, उत्पादन और कुशल हो। ठीक है, दूसरा कच्चे माल की गुणवत्ता में सुधार। कच्चे माल जो है उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, उसमें सुधार करना चाहिए, है ना। उसको और बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए, जिससे कि उत्पादन और अच्छा हो। बेहतर श्रम प्रबंधन। अब श्रम प्रबंधन से यहाँ पे क्या मतलब है कि भाई श्रम जो है हमारे पास वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए, जो अच्छे से अच्छा काम करे, जो अपना 101% दे, और हमारे उत्पादन की प्रक्रिया में, उत्पादन के कार्य में और अच्छे से अच्छा बेहतर करें। ठीक है, तो श्रम प्रबंधन ऐसा है। तकनीकी सुधार, तकनीकी मतलब सुधार होना चाहिए,
ये नई नई टेक्निक का यूज़ करके, नई नई चीज़ों का यूज़ करके, नई नई मशीनरी चीज़ों को उपयोग करके, और उत्पादन प्रक्रिया में कुशलता, उत्पादन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस होती है, उत्पादन कैसे किस प्रकार करना है, उसमें कुशलता, उसको और अच्छा बनाना, उसको उत्पादन और अच्छे से अच्छा करना। और इसी प्रकार कच्चे माल का जो है गुणवत्ता, मतलब कच्चे माल की जो क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता में और सुधार होना, और मतलब उसको और सुधार करना, और चाहिए कि भाई उसकी गुणवत्ता को किस प्रकार से हम सुधारें, उसकी क्वालिटी को और बेस्ट से बेस्ट कैसे बनाएं कि उत्पादन हमारा बहुत अच्छा हो, और बेहतर श्रम प्रबंधन भी होना चाहिए। ठीक है, तो लागत घटाने के उपाय कौन कौन से हैं, ये है। तो ये थे हमारे कुछ शॉर्ट आंसर। अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके लास्ट सेशन में हमने कुछ एमसीक्यूज देखे थे, अब हम नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल पे जाकर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो आपको तो वहाँ पे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो फ्यूकी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।